हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हाउ टू स्टडी इजी वे परिवार में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं आपको आधुनिक बिहार के अंतर्गत 3 टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिहार में पत्रकारिता का कैसे विकास हुआ, इस टॉपिक पर हमारी बातचीत होगी। फिर दूसरा, बिहार में आने वाले जो यूरोपीय और अन्य देश के या विदेशी जो भी आए हैं यात्री, उनका मैं चर्चा करने वाला हूं। और तीसरा जो है, बिहार से किस प्रकार से बिहार बंगाल से अलग हुआ, फिर बिहार से किस प्रकार उड़ीसा अलग हुआ, और उड़ीसा किस प्रकार झारखंड, यानी बिहार से फिर झारखंड कैसे अलग हुआ, इसके एक चेन में हम बता देंगे। ये 3 टॉपिक है, 3 क्वेश्चन का रेंज है, और इसके साथ ही आधुनिक बिहार आपका समाप्त हो जाएगा। और ये मैं गारंटी और डंके के चोट पे कह रहा हूँ कि जितना मैंने आधुनिक बिहार बताया है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर चला गया तो फिर आप हमको बताइएगा कि सर आप पढ़ाए और नहीं आया क्वेश्चन। ये मेरा जहाँ तक अपना अनुभव है, एक लंबा अनुभव है, आज तक कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया। और जो मैंने बताया है उसका PDF भी आप सभी लोगों को जो है BPSC UPSC रिगार्डिंग एक टेलीग्राम ग्रुप है, ये सारे अक्षर कैपिटल लेटर में है, आप वहाँ पे जा कर के सब ज्वाइन हो जाइएगा और ये मिल जाएगा पूरा बिहार रिलेटेड सारा। वहाँ पे मैं भेजता डालता रहता हूँ, और आगे जो कुछ रेस्ट बचा है वो भी डाल देंगे। तो आधुनिक बिहार ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद कल से हमारा जो क्लास होगा वो प्राचीन बिहार पे होगा, और जिस तरह से इसको समाप्त किए हैं उसको भी ख़त्म कर देंगे। तो चलिए आज हम सेशन को शुरू करते हैं। आज जो हमारा पहला टॉपिक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में पत्रकारिता का विकास। आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि पत्रकारिता ने क्या किया, भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने में योगदान दिया है। चाहे देश भारत हो, या भारत के अंदर बिहार हो, या फ्रांस की क्रांति हो, या कहीं भी अमेरिका की क्रांति हो, सब जगह पत्रकारिता का रोल यही होता है कि राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा देना, जो लोग जगे हुए नहीं हैं उन्हें जगाना। इसलिए पत्रकारिता जो है चौथा स्तंभ के अंतर्गत माना जाता है। जैसे कार्यपालिका है, विधायिका, न्यायपालिका, सबका अपना अपना क्षेत्र है, तो वैसे ही खबर पालिका को हम लोग चौथा स्तंभ के रूप में मानते हैं। बिहार में भी स्वाभाविक है, पूरे देश में था तो बिहार में भी था, लेकिन चूंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि बिहार में कहाँ से कैसे कौन पत्रकारिता निकाला गया, उससे जुड़े हुए कौन व्यक्ति थे, फिर ये पत्रकारिता का विकास नहीं होता तो बिहार बंगाल से अलग भी नहीं हो पाता। तो पत्रकार लोग उठाए, फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुद्दे को उठाए, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, सविनय आंदोलन हो, या भारत छोड़ो आंदोलन हो, सभी दौर में पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। उसमें जो अच्छे अच्छे व्यक्ति थे, वो नेता भी थे, वो पत्रकार भी थे अपने में, क्योंकि उसकी कलम में ताकत होती थी। जब वो लिखते थे तो लोग उसको पढ़ते थे तो इसका प्रभाव ब्रिटिश सरकार पर भी पड़ता था, और साथ ही साथ विदेशी मीडिया अगर कवरेज करती थी तो विदेश तक वो न्यूज़ चला जाता था। तो इससे ब्रिटिश के ऊपर विभिन्न प्रकार के दबाव पड़े, चाहे वो सामाजिक दबाव हो, कि आर्थिक दबाव हो, कि वैदेशिक दबाव हो, कि राजनीतिक दबाव हो, कि मानसिक दबाव हो, जो भी हो, बहुत तरह का दबाव होता है। तो वो दोनों दबाव पड़ा पत्रकारों ने। फिर बीच बीच में आंदोलन हुआ, उसको भी हाईलाइट किया गया टाइम टू टाइम, वो विदेश तक गया, ब्रिटिश के ऊपर दबाव पड़ा और आंदोलन तेज हो जाते थे। तो बिहार में भी आंदोलन होता रहा, जो कि मैंने पढ़ाया है। तो आंदोलन करने में पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो इसीलिए हम एक वर्ड में कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में जिस प्रकार से मीडिया की भूमिका रही, उसी बिहार में राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने में यहाँ के मीडियाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही। तब बिहार में विकास किस क्रम में, तो बिहार में पत्रकारिता का विकास अगर देखा जाए 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ, 19वीं शताब्दी में हुआ। जैसे कि 1875 ईस्वी में क्या है कि गुरु प्रसाद सेन जी के द्वारा द बिहार हेराल्ड निकाला गया था, और ये अंग्रेजी में निकलने वाला पहला पेपर था बिहार से। इसलिए बिहार से 19वीं शताब्दी अर्थात 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन जी के द्वारा द बिहार हेराल्ड निकाला गया, जो कि बिहार का पहला पेपर था, और ये अंग्रेजी में निकाला जाता था। इतना आपको ध्यान में रख लेना है। फिर दूसरा देखिए, आगे एक पत्रकार निकाल लिए तो आगे और भी लोग निकालते रहे। अब जो अगला ईयर आया, 20वीं शताब्दी आया, तो उसमें द मदरलैंड, बिहार स्टैंडर्ड, ये सब पत्रकारिता का विकास बिहार में हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आगे बढ़िएगा तो बिहार से जो प्रकाशित होने वाला अगला न्यूज़पेपर है द बिहारी, द बिहार टाइम्स, ये सब आगे चल के निकला। और ये 2 पेपर ऐसे हैं, द बिहारी और द बिहार टाइम्स, ये बिहार को बंगाल से अलग करने पे अत्यधिक बल दिया है। फिर 1903 ईस्वी में बिहार टाइम्स का प्रकाशन किया गया। फिर 1906 में भागलपुर से बिहार न्यूज का प्रकाशन किया गया, और आगे ये दोनों पेपर मिल गया द बिहारी नामक पत्रिका का प्रकाशन करने लगा।
ठीक है। फिर आगे 1917 ईस्वी की कहानी है, इसमें सरकार ने दबाव डाल दिया, इसके ऊपर बंद कर दिया, चूंकि चंपारण सत्याग्रह अभी कवरेज हो रहे होंगे तो उसमें दबाव के कारण तब वो आगे चल के सर्च लाइट के नाम से निकाले, 10 सर्च लाइट के नाम से। फिर सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन, जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया, असहयोग आंदोलन में भी दिया। तो असहयोग आंदोलन में इस पेपर का चर्चा हम कर चुके हैं, मौलाना मजरुल हक के द्वारा पटना से द मदरलैंड का प्रकाशन हुआ था। तो असहयोग आंदोलन राष्ट्रवादी भावनाओं को बिहार में इन लोगों ने पैदा किया। फिर आगे चल के जाइएगा तो बिहार में जब सरकार बनी थी 1937 में, बताए थे 1935 के एक्ट के बाद, तो मोहम्मद यूनुस कुछ टाइम के लिए बने थे, फिर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो ये मोहम्मद यूनुस जो है 1924 से द पटना टाइम्स का प्रकाशन करते थे। तो जो भी हम डाटा दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट डाटा दे रहे हैं, एकदम फर्जी का कुछ भी नहीं बता रहे, यही सारा क्वेश्चन रहता है, बस आपको बार बार रिपीट करके याद कर लेना अच्छे से। फिर 1931 में दरभंगा महाराज के द्वारा, महाराजा कामेश्वर सिंह थे, द इंडियन नेशनल की स्थापना उसने किया था। ये दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा द इंडियन नेशन के नाम से निकालते थे। फिर देखिए बिहार में जो हिंदी पत्रकारिता का भी विकास धीरे धीरे हुआ, जैसे कि बिहार बंधु बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर बिहार से प्रकाशित होने वाला जो बिहारी नामक दैनिक पत्रिका है, चंपारण में नील बागान पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक बहुत इम्पोर्टेंट घटना है, हजारीबाग जेल में मासिक पत्रिका, उसका नाम था बंदी कैदी, ये हजारीबाग जेल से निकाला जाता था। यह एक हाथ से लिखा जाता था, हाथ से निकलने वाली पत्रिका थी, सप्ताह में निकाला जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है सत्याग्रह चंपारण नाम से भी बढ़ते बढ़ते यानी कि निकाला जाता था, मतलब पेपर, और उसके बाद इसको धीरे धीरे सरकार बैन कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे सरकार के ऊपर दबाव पड़ा तो सरकार बैन कर देता था। फिर भारत छोड़ो आंदोलन में भी मुंगेर समाचार पत्र जो है मुंगेर से निकाला जाता था, तो लोकल ही नाम रख देता था। और एक ही बीपीएससी में पूछा हुआ भी है, सहजानंद सरस्वती जो निकालते थे हुंकार निकालते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट के द्वारा निकाला गया पेपर था हुंकार, याद रखिएगा। फिर बिहार राज्य में उर्दू पत्रकारिता की जो शुरुआत हुई थी 19वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है। उसके पहले उर्दू जो पेपर है उनका नाम है नूरुल अनवर, ये इंपॉर्टेंट है, नूरुल अनवर सबसे पहला। फिर आगे चल के सदाए आम निकाला जाता था। तो कुछ मतलब 10-12 जो डाटा आपको बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पत्रकारिता के माध्यम से आप इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन देगा तो आप ज़रूर बना लीजिएगा, ये याद रहेगा अच्छे से। तब हम बार बार क्या बोलते हैं, याद करने के लिए। अब लास्ट टाइम आ रहा है, एग्जाम को निकट आ रहा है, तो आप डेली का डेली एक बार रिवीजन मारिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि पूरा जितना बिहार दिए हैं 10 मिनट में रिवाइज हो जाए। जब डेली रिवीजन करिएगा तो टाइम भी घटता है, उसके बाद एग्जाम में मिस्टेक भी नहीं होगा क्वेश्चन, तो इसलिए ऐसे करके पढ़िए। तो इस तरह से बिहार में कैसे पत्रकारिता का विकास हुआ एक क्रम से आपको हम बता दिए। अब हम दूसरे सेक्शन को मूव करते हैं। दूसरा सेक्शन है बिहार में जो विदेशी लोग आए हैं, विदेशी यात्री आए हैं, उनका हम चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यही हो जाता है कि बिहार में सबसे पहला विदेशी कौन आया था। तो मेगास्थनीज को कह सकते हैं कि बिहार आने वाले पहला विदेशी थे, क्योंकि वो पाटलिपुत्र में रहे थे और सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। उनके द्वारा जो बुक लिखा गया तो उसका नाम था इंडिका, बहुत फेमस बुक है। इंडिका में पटना के जो आसपास की चीज़ें हैं उनको बताया, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के बताया, मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन जो शहर वाला एडमिनिस्ट्रेशन उस पर ज़्यादा फोकस रहा था उनका। उसके बाद जो है उस इंडिका में उन्होंने कुछ गलत भी जानकारी दी है, क्योंकि उन्होंने बोला कि बिहार के जो लोग हैं यानी जहाँ पटना के लोग हैं वो बोले कि सोने के बर्तन में खाते, ये सबसे बड़ा उनका भ्रामक स्टेटमेंट था। दूसरा उन्होंने बताया कि यहाँ दास प्रथा नहीं है इंडिया में, ये भ्रामक। तीसरा उन्होंने बोला अकाल ही नहीं आया, जबकि अकाल के कारण ही जैन धर्म में देखिए जो श्वेतांबर है, दिगंबर है, ये दो मतलब डिवीजन होके सामने आ गया था। उन्होंने बोला अकाल ही नहीं आया, अकाल नहीं आता तो अन्नागार भंडागार क्यों बनाता। चंद्रगुप्त मौर्य सोचने वाली बात है। उसका महास्थान अभिलेख है, बांग्लादेश से मिला हुआ कुछ अभिलेख है, कुछ यूपी से मिला हुआ सोहगरा अभिलेख है। सब अभिलेख में तो बताया गया है कि अकाल आया है, अन्नागार भंडागार का स्टोरेज रखा है। तो कुछ भ्रामक जानकारी दिए, 2-3 पॉइंट ही ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेगास्थनीज पे। और दूत बताई दिए, सेल्यूकस निकेटर थे, 14 वर्ष यहाँ रहे। तो यहाँ रहे तो उनका बहुत जानकारी रहा था, बहुत अच्छी जानकारी उनकी थी, ठीक है ना, बहुत अच्छी पकड़ जानकारी थी उनको। फिर पटना में जो उन्होंने अपने बुक में बताया, पटना को पेलिम ब्रोथा बोला।
तो आप पहले में बोला था, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र के लिए है। और पटना का जो लंबाई बताया 80 स्टेडिया उन्होंने बताया। स्टेडिया उस समय यूनिट होता होगा वो यूनान में, क्योंकि यूनान के लेख तो उसी समय उन्होंने बताया है। और फिर जो है 15 स्टेडिया जो है चौड़ा रहा है। और ये पटना को उन्होंने सूसा और एकबतना शहर से बेटर बताया है। इन्होंने बोला इससे बेटर पोजीशन में है। तो इतना कुछ जानकारी इन्होंने दिया है, तो मुझे लगता है मेगास्थनीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर डायमेकस जो है सीरिया के नरेश के एंटियोकस के राजदूत थे, वो भी राजदूत थे, ये भी राजदूत हैं। लेकिन ये डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया। डायमेकस किसके दरबार में आया? बिंदुसार के दरबार में आया। डायमेकस डाई कर गया तो बिंदु बन के रह जाता है। ये मतलब कोई आदमी मर जाता है, देखिएगा आधा किलो भी उसका राख नहीं निकलता है। तो डायमेकस मतलब बिंदुसार, सार मतलब बिंदुसार, उसका सार हो गया, पूरा जिंदगी का सार आधा किलो में आ गया। तो डायमेकस डाई हो गया आधा 1 किलो, ऐसे माइंड में बैठा लीजिए ताकि बिंदुसार और अन्न दे देगा तो कन्फ्यूजन ना हो। तो डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आए, इसे याद रखिएगा। सीरिया के रहने वाले थे। पाटलिपुत्र और जो है भारत के वृत्तांत इस पे गए तो फिर लिखे हैं। इनका बुक सेपरेट नहीं है डायमेकस का, इसलिए इसका बुक नहीं बता रहा है। फिर फाहियान देखिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये। चंद्रगुप्त के जो गुप्त राजा है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके दरबार में आते हैं। और आते हैं तब बिहार के कई शहरों का दौरा करते हैं, राजगीर का, नालंदा का, गया का, वैशाली का, पटना का, ये सब करते हैं। और ये 12 वर्ष रहते हैं बिहार में। कितने वर्ष? 12 वर्ष। क्योंकि फाहियान जो है मगध के समृद्ध होने की बात करते हैं ये, ठीक है। और वो रथ यात्रा वगैरह निकाला जाता है। फाहियान ही है जो मतलब सिक्का, जो कौड़ी सिक्का है उसकी जानकारी ये देते हैं। फिर ये अछूत अनटचेबिलिटी के साथ कैसे बिहेव होता है फाहियान ही बताते हैं। बोलते हैं अनटचेबिलिटी जब कहीं गांव में प्रवेश करता है अनटचेबल लोग, तो उसको बर्तन बजाना पड़ता है ताकि लोग का दर्शन न हो। ये फाहियान में ऑलरेडी है। इन्होंने जो रचना लिखा है उसका नाम है फो क्योकी। फाहियान के द्वारा जो लिखा गया बुक है उसका नाम है फो क्योकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नालंदा राजगीर गए थे और वहाँ एक पर्वत है गृधकुट पर्वत, वहाँ भी इन्होंने दर्शन किया है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है जो मैंने फाहियान से बारे में बता दिया। अब ह्वेनसांग है। जब हम ह्वेनसांग की बात करते हैं तो ये 629 ईस्वी में आते हैं, हर्षवर्धन के दरबार में आते हैं और 15 वर्षों तक ये बिहार में रहते हैं। मैंने नालंदा यूनिवर्सिटी में रहते हैं, पूरे इंडिया घूमते हैं ये। और इनकी जो रचना है सीयूकी है, इनकी रचना का नाम है सीयूकी, ये ध्यान रखिएगा। इनके बारे में कहा जाता है कि इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है और वर्तमान का शाक्य मुनि इन्हें कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठा देते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में जब ये पढ़ने आए थे तो वहाँ इन्होंने 6 वर्ष अध्ययन किया है नालंदा विश्वविद्यालय में। और इन्होंने जो डाटा दिया है बोला है 8500 छात्र होते थे तो 1500 से अधिक आचार्य होते थे उसको पढ़ाने के लिए। यानी 15 छा के 90 भी देखिए तो मतलब मान के चलिए कि 6 स्टूडेंट पर एक आचार्य हो गया लगभग। तो ये उन्होंने कहा, बोला यहाँ सभी धर्म की पढ़ाई यानी सभी कुछ की पढ़ाई होती है। धर्म की पढ़ाई, व्याकरण की पढ़ाई, तर्कशास्त्र की पढ़ाई, विज्ञान की पढ़ाई, चिकित्सा की पढ़ाई, हर चीज़ का एजुकेशन दिया जाता था। जब ये आए थे इंडिया में नालंदा में जब आए थे पढ़ने के लिए, तो उस समय वहाँ के जो आचार्य थे वो शीलभद्र थे। तो शीलभद्र ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इत सिंह देखिए, अगला चयनी जाति है इत सिंह। ये जो है 673 ईस्वी में भारत आते हैं और ये 692 ईस्वी तक यहाँ रहते हैं, ठीक है। 673 बाद 692 तक रहते हैं। ये नालंदा महाभिहार में शिक्षा ग्रहण किया इन्होंने, ठीक है। और नालंदा में 5000 भिक्षु रहते थे, इसकी इसने जानकारी दिया है। वहीं पे विक्रमशिला महाभिहार की भी चर्चा इसने किया है। तो इत सिंह के ही रचना में बताया गया है विक्रमशिला महाभिहार, नालंदा महाभिहार, ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए एक धर्म स्वामी नाम के व्यक्ति आए थे, ये तिब्बत से आए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, धर्म स्वामी कहाँ से आए थे? तिब्बत से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आए कहाँ से थे? तिब्बत से आए थे। ये नालंदा महाविहार में जाकर के पढ़ाई किए थे, ठीक है। और ये तब आए थे जब पाल शासकों की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। पाल शासकों के कमज़ोर होने के बाद ये बिहार आते हैं। और उसके बाद 1197-98 ईस्वी की बात है, नालंदा बिहार को तुर्क शासक बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया है। इस बात की जानकारी धर्म स्वामीन के रचना में है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर एक मुल्ला तकिया है। मुल्ला तकिया क्या? अकबर के शासनकाल में आते हैं, ठीक है। ये जौनपुर से बंगाल तक की यात्रा करते हैं, इसी क्रम में बिहार दरभंगा भी आते हैं। तो बस मुल्ला तकिया भी आए थे, थोड़ा नाम ध्यान में रख सकते हैं। एक अब्दुल लतीफ़ है, ये ईरान के रहने वाले थे, अकबर काल में बिहार आए थे और बिहार के इन्होंने दौरा किया है। और इसने जो है आगरा और फिर उस एरिया होते हुए पटना तक इन्होंने आया है।
फिर देखिए तीसरा और इसका नेक्स्ट मोहम्मद सादिक, ये जो है ईरान से रहने वाले हैं। ये जहांगीर के काल में भारत आते हैं, पटना में 4 वर्ष रहते हैं। इसने जो रचना रचा है उसका नाम है सुबह-ए-सादिक, सुबह-ए-सादिक इनके रचना का नाम है, ये ध्यान रखिएगा। फिर रॉल्फ फिच है, अंग्रेजी यात्री हैं, 1585 से 87 तक मुगल काल में भारत आते हैं। ये बोले हैं अपने रचना में कि जो पटना के लोग हैं वो ज़मीन बेचकर सोने की खोज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इन्होंने पटना के लोगों को अंधकार पूर्ण आचरण का बात बताया है। तो रॉल्फ फिच बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड से रहने वाले थे। एक पीटर मुंडी है, ये भी अंग्रेज यात्री है और साथ में व्यापारी भी है। ये शाहजहाँ के काल में पटना 1632 ईस्वी में आते थे, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए जॉन ट्रेवेनियर आते हैं, ये फ्रांसीसी यात्री है, ठीक है। 1665-66 में पटना आते हैं। उस समय औरंगजेब का दौर चल रहा होता है और ये पटना में जो है ये बताते हैं कि सोरे का व्यापारी जो है, हॉलैंड लोग यहाँ सोरे का व्यापार करते हैं। तो ये इन्होंने जॉन ट्रेवेनियर ने बताया था। फिर एक मनुची यात्री आता है, ये इटली के रहने वाले हैं और इस शाहजहाँ काल में बोलते हैं कि पटना आया था और इसने पटना की आबादी उस वक्त जो है 2 लाख के करीब बताया था, मनुची। तो ये जनसंख्या के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। फिर जॉन मार्शल आइएगा, तो ये अंग्रेज यात्री जो औरंगजेब है इसके समय में, ये अंग्रेज है, अंग्रेज यात्री है जॉन मार्शल, औरंगजेब के समय में बिहार आता है। यह एक चिकित्सक है जॉन मार्शल और ये पटना नगर की जो बनावट है, रहन सहन, इसके बारे में इसने चर्चा किया है। इस तरह से जितने विदेशी आए हैं, जो मेन है, और भी लोग आए हैं, लेकिन जो मेन विदेशी है उनका हमने जिक्र किया है। अब देखिए, अब हम तीसरा टॉपिक और लास्ट टॉपिक और मूव कर रहे हैं। बिहार का किस तरह से अलगाव हुआ है बंगाल से, हम इसको आज जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो बिहार है, ये बिहार का नाम आया है जो तुर्क मुसलमान है उन लोगों ने बौद्ध विहार के नाम के आधार पर बिहार बोला, अब बिहार से बिहार हो गया। तो 12वीं-13वीं शताब्दी में बिहार नाम पड़ा हुआ है। ऐसा तुर्क मुसलमानों ने उच्चारण की वजह से इसको किया है, किसको देख करके, तो बौद्ध विहार को देख करके। अब जानकारी किस बुक में मिलता है बिहार के बारे में, तो एक मिनहाज उस सिराज नाम के व्यक्ति हैं जो कि 13वीं शताब्दी के हैं, उनकी रचना है तबकात-ए-नासिरी, उसमें बिहार की पहली जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अन्य कई बुक आते हैं, सब में मिलता है। जैसे विद्यापति जी का रचना है कीर्ति लता, उसमें भी उल्लेख है। फिर 1733 ईस्वी में आइएगा तो बंगाल के नवाब जो है शुजा-उद-दीन क्या किया था, इसको बंगाल से अलग करके बिहार को एक सूबा बनाया था। बिहार को बंगाल सूबे के अंदर बनाया, यानी यहाँ में थोड़ा मिसिंग बोल गया कि जो बंगाल है उसी के साथ बिहार को सूबा बना लिया, ज्वाइंट कर लिया, क्योंकि बंगाल को अलग कर लिया था। आगे चल कर के अलवर्दी खां पूरी तरह से फाइनलाइज, उसको टैक्स भेजना ही बंद कर दिया। वैसे तो मुर्शिद कुली खां के टाइम में बोले थे तो वो बिल्कुल वहाँ पे बनाया, अलग करके वो नवाब बन बैठा। तो ये सारी कहानी बताए थे। फिर आगे देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा है, महेश नारायण, नंद किशोर लाल और श्री कृष्ण शाह, ये सब मिलकर जनवरी 1894 में पटना में बिहार टाइम्स और बिहारी समाचार पत्र का उद्घाटन करते हैं, ठीक है। ये सब पेपर का उद्घाटन करते हैं जिसमें कि महेश नारायण जो है इसके संपादन में प्रकाशन होता है और ये समाचार पत्र बिहार से पृथ्वीकरण आंदोलन की मांग करते हैं। महेश नारायण के पेपर है जो संपादन करते हैं, वो क्या करते हैं, बिहार के अलगाव की बात सबसे पहले करते थे। ये इंपॉर्टेंट डाटा है। फिर 1906 ईस्वी में राजेंद्र बाबू जो है कलकत्ता में बिहारी क्लब के मंत्री थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो गया, श्री महेश नारायण हो गया, जितने भी नेता थे ये सब पटना में एक विशाल बिहारी छात्र सम्मेलन बुलाया, ठीक है। जब ये बुलाया तो इसने बिहार पृथ्वीकरण आंदोलन को बल दिया यहाँ से। फिर आगे 1908 में कंटिन्यू बढ़ता जाता है घटना। 1908 में यह कहता है बिहार प्रादेशिक सम्मेलन आता है जो पटना में बुलाया जाता है। इस अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन जो है बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए बात करता है और फिर सर्वसम्मति से स्वीकार भी हो जाता है। फिर आगे घटना घटती 1908 ईस्वी, देखिए क्रम से है। 1908 में फिर नवाज सरफराज हुसैन खां आते हैं, ये बोलते हैं कि बिहार प्रदेश को कैसे अलग किया जाए। तो उस समय हसन इमाम बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के पहले अध्यक्ष बनते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। फिर 1909 ईस्वी आता है, यहाँ बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में बुलाया जाता है। फिर यहाँ बिहार को अलग करने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो यहाँ मांग हो जाता है। फिर 1911 ईस्वी की कहानी है, यहाँ बिहार प्रेसिडेंसी जो है बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। तो इसी समय में 1911 ईस्वी में क्या होता है, केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा जी मोहम्मद अली ने बिहार से बंगाल से बिहार को अलग करने का प्रस्ताव ले आते हैं
और इसी का रिजल्ट है कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में जो आयोजित शाही दरबार है, जॉर्ज पंचम की उपस्थिति में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बिहार उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके नया प्रांत बनाने की घोषणा कर दी जाती है 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। फिर आगे चल के 1 अप्रैल 1912 को जो बंगाल है, इससे 3 करोड़ 50 लाख आबादी के साथ बिहार उड़ीसा ज्वाइंट रूप में अलग हो जाता है, जिसका राजधानी पटना बनाया जाता है। यानी बिहार और जो उड़ीसा है साथ ही है, झारखंड भी उसमें इंक्लूड है। तब 1936 में उड़ीसा अलग होता है। तो फिलहाल ये 12 में बिहार अलग होता है तो उड़ीसा के साथ ही होता है, तो दोनों ज्वाइंट रहता है, राजधानी पटना बनाया जाता है। फिर बिहार को देखिए पृथक राज्य बनाने की मुहिम सच्चिदानंद सिन्हा महेश नारायण ने शुरू किया था और ये इसका जो मुहिम है वो सफल रहा। फिर 20 जनवरी 1913 ईस्वी का आइएगा तो जो बिहार उड़ीसा है इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है काउंसिल की पहला बैठक जो बांकीपुर पटना में हुआ, ठीक है ना, बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। यानी सबसे पहले यहाँ समझने का बात है कि 20 जनवरी 1913 ईस्वी को बिहार उड़ीसा का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया, ठीक है। और जो गवर्नर हुआ तो उसके पहले बैठक जो है पटना यानी बांकीपुर में हुआ। उसके अध्यक्ष जो थे वो जो गवर्नर थे सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, दोनों का एक ज्वाइंट अधिवेशन बुलाया गया था बांकीपुर पटना में। फिर इसी क्रम में और चीज़ बनने शुरू हुए, जैसे 1916 में पटना उच्च न्यायालय बना, फिर 1917 में पटना विश्वविद्यालय बना, फिर पटना में विधानसभा बना जिसका उद्घाटन 7 फरवरी 1921 ईस्वी को उस समय के जो तत्कालीन राज्यपाल थे लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी किए थे। तो बिहार विधानसभा बन गया, 7 फरवरी 1921 को उद्घाटन हो गया, बनना तो थोड़ा पहले शुरू हुआ है। फिर 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, तब 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग कर दिया उड़ीसा को। तो यहीं से स्वतंत्र रूप से जो है बिहार एक प्रांत के रूप में सामने आया, जहाँ से क्वेश्चन रेज किया था बीपीएससी 63 पीटी में। 63 वाला जो पीटी हुआ था ना, उसमें यही था क्वेश्चन कि बिहार एज ए स्वतंत्र प्रांत के रूप में कब बना। तो आपका आंसर 1935 के एक्ट में देना पड़ेगा, उसमें चर्चा किया गया है। उससे पहले वो ज्वाइंट चल रहा था, तो ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर आगे 1956 में जब राज्य का दर्जा दिया बिहार को, तो उसमें पुरुलिया और पूर्णिया जैसे जो कुछ क्षेत्र थे वो पश्चिम बंगाल को अलग मैंने उसको दे दिया गया था। पुरुलिया वगैरह पहले बिहार के अंदर आता था, वो उसको दिया गया था बंगाल में, कुछ काट के कुछ क्षेत्र। तो ये 1956 में राज्य पुनर्गठन किया गया था, तो उसके तहत ऐसा किया गया था। फिर 15 नवंबर 2000 को, जैसे कि आपको पता है कि बिहार से जो है झारखंड को अलग कर दिया गया। और अंतिम में जो है आज बिहार में 38 जिला है, आगे एक जिला और हो सकता है बने। तो 2001 ईस्वी में जो जहानाबाद जिला है, ये नया जिला जो है इससे बन के अरवल जिला बना, तो जहानाबाद से अरवल का निर्माण हुआ। तो इस तरह से कैसे बिहार अलग हुआ, तो देखिए बंगाल से बिहार अलग हुआ, फिर जो है बंगाल से बिहार अलग होने के बाद फिर उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, फिर उड़ीसा के बाद झारखंड बिहार से अलग हुआ। तो इतना पॉइंट आपको दिमाग में रखिएगा, एक ऑर्डर वाइज, ज़्यादा डाटा नहीं देखना है। 10-12 जो डाटा मैंने बोला है बहुत संशोधित डाटा है, 4 बार 5 बार पढ़िएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। इसका नोट भी हम दे देंगे, बहुत ऑर्गेनाइज करके नोट मेरा बना हुआ है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है और इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो आप सबसे हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर मेरा सेशन अच्छा थोड़ा भी लगता है तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए ताकि और चैनल ज़्यादा तेज़ी से भागे और जो लोग नहीं लाभ उठा पा रहे उनको भी लाभ हो जाए। तो चलिए हम अपने सेशन को यहीं वो ख़त्म करते हैं। आप सभी लोगों को धन्यवाद।